नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हिजाब पर हंगामा। देश भर में हिजाब पर बवाल मच गया है। कर्नाटक से शुरू हुए इस विवाद की आग एमपी तक पहुंच गई है और इस पर यहां भी सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 24 घंटे में ही हिजाब पर बैन लगाने के बयान से पलट गए, लेकिन कांग्रेस ने इस मसले पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। हम हिजाब पर हो रही इसी पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद एमपी तक पहुंच गया है। ये विवाद खड़ा किया मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने, जिन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो बदल गए और बुधवार को कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था, परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के यू टर्न लेने से पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास हिजाब पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश में इस पर कोई विवाद नहीं है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। शिवराज के स्कूल शिक्षा मंत्री भले ही बदल गए हों, लेकिन इससे कांग्रेस को बोलने का मौका मिल ही गया। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा जानबूझकर इस मामले को तूल दे रही है। भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। अचानक से हिजाब का आ जाना ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनावी एजेंडा है और चुनावी एजेंडे के तहत ही भाजपा इसको जानबूझकर तूल दे रही है और चुनाव के बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा मंत्री कहते हैं हिजाब पे बैन करेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द करेंगे और सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं। तो सरकार के मंत्रियों के अलग अलग राय, इसका मतलब है कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही। और वैसे भी बात की जाए तो जानबूझकर इस मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे चाहता हूँ कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को नया बयान जारी करना पड़ गया। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाराजगी इस बात पर थी कि मामले में कोर्ट का फैसला आए बगैर उनके मंत्री ने ऐसा बयान आखिर क्यों जारी किया।
अदालत का फैसला आने के बाद इस मामले में शिवराज का रुख क्या होता है? स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, तो निश्चित तौर पर हिजाब पर हंगामा हो रहा है और हिजाब पर जिस तरीके से हंगामा है, ये हंगामा सिर्फ एक दिन का नहीं है और जिस तरीके से तेजी से आया है, कर्नाटक से उठा ये पूरा विवाद मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे थे, जो शोर शराबा देख रहे हैं, जो हंगामा देख रहे हैं, क्या ये हमारे देश के लिए ठीक है? क्या हमारे प्रदेश के लिए ठीक है? और इस चीज की बात इस वक्त पे क्यों उठाई जा रही है? क्या परेशानी है? विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उमेश जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रदेश तक ये बात पहुंची है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। क्या लगता है आज जो बातें हिजाब को लेकर आ रही हैं, पहले इंदर सिंह परमार ने प्रतिबंध की बात कर दी, बाद में बयान से पलट गए, जो भी हुआ उसके पीछे, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये है कि स्कूल है, शिक्षा है, ड्रेस कोड होता है, सब उसका पालन करते हैं। हिजाब को लेके जो बात आई है, जो लोग शुरू से इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं या जिनके नियम धर्म में ऐसा होगा, उनको बैन करने वाली बात इस तरह की क्यों उठाना? क्या उससे कोई बहुत प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से बैन जैसा कोई शब्द नहीं है। और चूंकि इंदर सिंह जी परमार ने स्वयं आज स्पष्टीकरण दिया है कि उनके बयान को भिन्न अर्थों में लिया गया है और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करा गया है। एक तो हम यूनिफॉर्म की महत्ता को समझ लें और गणवेश की आवश्यकता को समझ लें। जिस समय मुझे लग रहा है कि स्कूली शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, उसी समय से ये अनिवार्य करा गया था कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होगा और उस यूनिफॉर्म के भीतर का जो भाव था वो ये था कि सभी जितने छात्र छात्राएं होते हैं उनमें समरूपता दिखाई दे, उनमें एक रूपता दिखाई दे। अमीर के बच्चा बच्ची हो या गरीब के बच्चा बच्ची हो, स्वजाति हो या विजाति हो, सधर्मी हो या विधर्मी हो, सभी लोग जब एक तरह का ड्रेस कोड पहनकर आएंगे, एक तरह के यूनिफॉर्म में होंगे, तो मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर एक रूपता दिखाई देगी, समरूपता दिखाई देगी और विद्यार्थियों के भीतर किसी प्रकार का अलगाव नहीं होगा। और संभवतः इंदर सिंह जी परमार ने जो बयान दिया है उसको भी उसी संदर्भों तक सीमित रख के देखा जाना चाहिए था। यद्यपि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह का कोई बोल लगाने का, प्रतिबंध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक बात, एक तो थोड़ा सा आप टेक्निकल टीम को निवेदन करें कि स्काइप पर भी आवाज आ रही है और अदर नंबर पर भी आ रही है, तो आवाज गूंज रही है, तो कृपया स्काइप में बंद करा देंगे तो मुझे बोलने में सुविधा हो जाएगी, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे। ठीक है उमेश जी, मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस चीज को क्रॉस चेक कर लें। उमेश जी बोलिए। अब ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंदर परमार जी ने अपने बयान के बारे में स्वयं स्पष्टीकरण दे दिया। एक बात, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व वाली, उस सरकार के प्रवक्ता भी है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी सरकार के मंतव्य को स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और जहां से मुझे लग रहा है कि यह विवाद खड़ा हुआ है बेंगलोर में, वहां के बारे में भी माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वहां पर भी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। एक तो ये इस विषय की बात हो गई। दूसरा, अब मुझे लग रहा है कि इसके भीतर की क्रोनोलॉजी को भी समझने की आवश्यकता है। यह डिबेट केवल यही तक सीमित करके रखी जाएगी तो मुझे लगता है कि पूरे विषय का विषय विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाएगा। आखिर इस तरह की मांग क्यों उठ रही है या बेंगलोर में इस तरह के संदर्भों को लेकर क्यों विषय खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि क्रोनोलॉजी क्रिएट की जा रही है। SFI नाम का स्टूडेंट संगठन है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो बेंगलोर में सारे मुद्दे को हवा दे रहा है। वहां पर सामान्य छात्र छात्राओं के बीच में इस तरह का विद्वेष का वातावरण नहीं था। कल का मैं एक वीडियो जो आज आपके भी चैनल पर दिखाई दे रहा है, आप देखिए कि वो बिटिया वहां जाती है और वो बिटिया अकेली है और उस अकेली बिटिया को एक क्रोनोलॉजी के तहत ये दर्शाया जा रहा है कि बहुत सारे नारेबाजी करी जा रही है और उसको भयभीत करा जा रहा है और उसको दबाव बनाया जा रहा है और बाकायदा चारों तरफ से उसको वीडियो कैमरे जो है अब वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी है, कहीं ना कहीं एक विषय को खड़ा करा जा रहा है। एक विषय इस तरह का बनाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा वर्ग विशेष के भीतर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। आखिर ऐसा क्यों करा जा रहा है?
कौन ताकत है ऐसा करेंगे? हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, माननीय न्यायाधीश जी ने कहा है कि मैं संविधान को सबसे ऊपर मानता हूँ, श्रीमद् भागवत से भी ऊपर मानता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि सभी पक्षों को न्यायालय के निर्णय के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। पर जानबूझकर उस बच्ची को वहां भेजा जाता है, मैदान में उसको क्रांतिकारियों की तरह खड़ा करा जा रहा है, कहीं ना कहीं देश की छवि को प्रभावित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र करा जा रहा है। एक बात, और इस बात से किसको असहमति हो सकती है? भाई दतिया के कलेक्टर हुआ करते थे, पुराना घटनाक्रम है 68-69 का। उनकी बिटिया स्कूल में जाती थी, प्रिंसिपल ने कहा कि महंगी घड़ी पहनकर आप स्कूल में नहीं आ सकती है, और उसने अपने कलेक्टर पिता की दोस्त बताई, कलेक्टर पिता को शिकायत करी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश का घटनाक्रम है कि उस कलेक्टर पिता ने बाकायदा लिखित में प्रिंसिपल को धन्यवाद भेजा, शुभकामनाएं भेजी और फूलों का एक गुलदस्ता भेजा, और इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी पुत्री की गलती की तरफ आग्रह करा है। तो मुझे लग रहा है कि स्कूल जो है उनको राजनीति का अड्डा बनाने से कांग्रेस पार्टी को भी बचना चाहिए। और इस बयान के बारे में तो मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार मंत्रियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब आरिफ मसूद साहब को तो क्या है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करने में मजा आता है। आप उनकी क्रोनोलॉजी देखिए, जब इंदर सिंह परमार का बयान आ गया उन्होंने खंडन कर दिया, नरोत्तम मिश्रा जी ने सरकार का मंतव्य बता दिया, उसके बाद वहां हिजाब पिलाकर अपने कॉलेज में लड़कियों को फुटबॉल खिलवा रहे, वो इस विषय को समाप्त होना नहीं देना चाहते, वो इसको सांप्रदायिक टूल देना चाह रहे, एक नया विषय, एक नया विवाद खड़ा करना चाह रहे। आरिफ मसूद को क्या आवश्यकता थी कि जब विषय समाप्त हो गया तो फिर वहां पर अपनी बच्चियों को हिजाब पहनाकर, आप मान में जाएंगे हिजाब नहीं पहनेंगे, आप मार्केट में जाएंगे हिजाब नहीं पहनेंगे, आप स्कूल में आएंगे तो हिजाब पहनेंगे, मॉल में तो यूनिफॉर्म नहीं होता अनिवार्य, मार्केट में तो यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं है, शॉपिंग में तो यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं है, पर स्कूल में तो यूनिफॉर्म अनिवार्य है ना। जब आपकी बच्चियों को बगैर हिजाब के कहीं ताकत झांकी नहीं होती है, ये तो भारतवर्ष है, या तो नारे को पूजन के रमन के देवता के भाव वाला भारत है। तो मुझे लग रहा है कि आरिफ मसूद को इस विषय पर सांप्रदायिक टूल देने से बचना चाहिए। ठीक है अवनीश जी, बहुत सारी बातें उमेश जी ने भी कही हैं, और मेरा तो बहुत स्पष्ट सवाल इसीलिए यही था कि जो बातें आ गई हैं ठीक है उसका वो खंडन कर रहे हैं या बाद में पलट गए या बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आ गया, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, जो बातें उठी हैं या बोला गया है, वही सवाल था मेरा कि शिक्षा से क्या, शिक्षा को लेकर क्या बहुत प्रभाव पड़ जाएगा इन सब चीजों से। और आज ये बातें कर्नाटक से यहाँ तक आ रही हैं, कर्नाटक में भी क्यों हो गई और यहाँ तक पहुंच रही हैं तो यहाँ भी क्यों हो रहा है? वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह की चीजें कैसे प्रभावित कर सकते हैं हमारे देश को और प्रदेश को। राखी जी देखिए, एक बात आपको भी ज्ञात होगा कि कर्नाटक में सरकार किसकी है? भाजपा की। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की। अगर कर्नाटक से यहाँ तक आया है तो किसने टूल दिया? इनकी स्कूल शिक्षा मंत्री को इतनी जल्दबाजी क्या थी? इससे साबित होता है कि उनकी मानसिकता कितनी विकृत है और एक विशेष वर्ग के लिए इनकी पार्टी के सदस्य, इनके मंत्रियों के दिल में कितनी नफरत है। अक्सर वो जहर उगलते रहते हैं, तो ये साफ जाहिर होता है। और सबसे बड़ी राखी जी बात ध्यान रखिए, कुछ नहीं बदला। कल उन्होंने नारंगी जैकेट पहनी थी, आज उन्होंने लाल जैकेट पहन के स्पष्टीकरण दिया। ये कब दिया, इसके कारण सुनिए। कल से अब तक भाजपा को टोटल भाजपा के ट्विटर हैंडल पर 2.5 लाख लोग अनफॉलो कर चुके हैं। आप तरह जानकारी करिए, उससे भाजपा घबराई, क्योंकि भाजपा को फॉलो करने वाले अधिकतर कौन है? भाजपा के समर्थक। अगर वो खुद अनफॉलो कर रहे हैं राखी जी भाजपा को, तो भाजपा को डर लगा, उनको 24 घंटे में लगा अरे साहब ये तो बहुत उल्टा पासा पड़ रहा है। ये बेसिकली बात सही है। 5 राज्यों को ध्यान में रखकर ये क्रोनोलॉजी बनाने वाले कौन है? भाजपा के लोग। आपकी सरकार कर्नाटक में है और ये निर्णय किसने दिया? कर्नाटक की सरकार ने निर्णय दिया कि वहां पर हिजाब पहन के लड़कियां स्कूल नहीं आएंगी। अरे मैं तो अभिनंदन करता हूं उस बच्ची का, उस बालिका का, कि जिस बहादुरी से डटकर उनका मुकाबला के सोचिए 200-500 लड़के जय श्री राम, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका नाम आप जब भी ले प्रभु श्री राम मुस्कुराकर बात करते, ये वही प्रभु श्री राम है कि जब उन्होंने रावण का वध किया तो खुद जाकर उसके शव पर जाकर विलाप किया, उनकी रानी मंदोदरी से जाके क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा मांगना है तो क्षमा करना। उन प्रभु श्री राम का नाम क्यों आप बदनाम करते हो? वो कभी नफरत फैला ही नहीं सकते। एक इकलौती अकेली बेचारी अबला को आप इस तरह से डरा रहे हो, धमका रहे हो आपके शासन काल में। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसको कहते हैं बगला भक्ति। ये मेरे
आपके उमेश शर्मा जी का मैं अभिनंदन करता हूं, कम से कम उन्होंने पहले तो अपनी व्यक्तिगत राय दी कि नहीं होना चाहिए, सही बात है नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं वो उमेश शर्मा जी की व्यक्तिगत राय है। उमेश शर्मा जी की अगर पार्टी की राय देखें तो नफरत फैलाना, बाद में उमेश शर्मा जी ने वही कहा। आप मुझे बता आरिफ मसूद साहब ने क्या कहा? आरिफ मसूद साहब ने इतना कहा कि सरकार को 24 घंटे में यूटर्न लेना पड़ा सरकार को। आरिफ मसूद साहब ने उसी बात पर सवाल उठाया ना कि हमने पहले भी कहा था कि साहब पहले अगर हमारा पहनावा देखें, आज इतने साल बाद भी आपको मास्क पहनना पड़ा, तो हिजाब में क्या खराबी थी? ताकि जी सबसे बड़ी बात आप समझें, इसमें कहानी वो ये क्रोनोलॉजी जो कह रहे थे ना, इसमें क्रोनोलॉजी नफरत फैलाने वाली। अगर आज आप देखिए, ये अधिकार देता है इस देश का संविधान, इस देश की धारा 14 और 25 के अंतर्गत उसका मौलिक अधिकार है कि उसको क्या पहनना क्या नहीं पहनना। अगर देखिए आप इस तरह की बात करेंगे, जब किसी की तरफ आप एक उंगली उठाते हैं राखी जी, 3 आपकी तरफ भी इशारा करते हैं। आपके कई सारे नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, उनका अधिकार है। योगी आदित्यनाथ आप देखें, वो भगवा चोला पहनकर सत्ता चलाते, सरकार चलाते, कभी किसी ने उंगली उठाई, क्यों उठाएगा साहब? वो योगी जी का मौलिक अधिकार है। आप देखें इस देश में सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं राखी जी, वो पगड़ी बांधते हैं, ये उनका अधिकार है। कौन देता अधिकार? इस देश का संविधान अधिकार देता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां की लेडीज जो हैं एरम पहनती, कियारा पहनती, ये अधिकार कौन देता उनको? इस देश का संविधान देता। तो भाजपा के दल्ले दलाल होते कौन है? किसी के पहनावे पर उंगली उठाने वाले। और इस तरह से आप एक अबला को कैसे शर्म नहीं आती? आप प्रभु श्री राम का नाम बदनाम करते हो, 200-500 लोग इकट्ठे होकर एक लड़की को धमकाते हो। अगर इस दौरान अगर वो तो बहादुर बच्ची थी राखी जी, अगर कोई कमजोर दिल की लड़की होती, उसको हार्ट अटैक आ सकता था, उसको चक्कर आ सकता था, वो बीमार हो सकती थी, कुछ भी हो सकता। क्योंकि आप देखें आजकल वैसे भी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, और उसके ऊपर 400-500 लोग इकट्ठे होकर अगर एक महिला को इस तरह से धमकाते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैं तो कहता हूं जिस सरकार ने भी, कर्नाटका सरकार ने इस तरह का अगर आदेश पारित किया, सबसे पहले राष्ट्रपति उस सरकार बर्खास्त करे। और इंदर सिंह परमार के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा राखी जी। 24 घंटे में आपने यूटर्न लिया क्योंकि आपने देखा कि आपकी लुटिया डूब रही है। खुद आपके ही समर्थक आपको नीचे वाला थंब दिखाकर आपको अनफॉलो कर रहे हैं, तब कहीं जाकर ये जागी शिवराज सरकार। इन्होंने तो अपना खेल कर दिया था शुरू कल से कि देखते हैं, लेकिन आपको मालूम ये काफी डिजिटलाइज पार्टी है। इन्होंने देखा कि भैया 24 घंटे में 2.5 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया, 2.5 लाख लोगों ने राखी जी अनफॉलो किया सुबह 8 बजे तक। अब तक तो वो आंकड़ा काफी बढ़ गया होगा। उसके बाद आनंद फानन में शिवराज जी ने बुलाकर महेश जो इनके शिक्षा मंत्री हैं परमार साहब, उनको डाटा इंदर सिंह परमार को, तब कहीं जाकर मैं तो कहता हूं शिवराज जी उनकी माफी से काम नहीं चलेगा, उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। और ये मानसिकता दर्शाता है ये नागपुर के जो नारंगी संतरे हैं ना, ये उनकी गंदी मानसिकता दर्शाता है कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं। ये बड़ा दुखद है राखी जी कि आज अगर चर्चा होना चाहिए थी रोजगार पर, आज चर्चा होना चाहिए थी अच्छी स्कूल शिक्षा पर, आज चर्चा होना चाहिए थी IT पर, आज चर्चा होना चाहिए थी अच्छी सड़कों पर। खुद इंदर सिंह परमार को शर्म आनी चाहिए कि वो जिस विभाग के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, वो 17 साल से तुम्हारी सरकार है। आपको मालूम इस मध्य प्रदेश में आज भी 6000 स्कूल ऐसे जिनमें शौचालय नहीं है, आज भी 18,000 स्कूल ऐसे, 16,000 स्कूल ऐसे हैं राखी जी जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है, आज भी 14,000 स्कूल ऐसे राखी जी जिसका खुद की बिल्डिंग नहीं है, पेड़ों के नीचे चलते हैं। और अगर आप जर्जर इमारत की बात करें राखी जी, तो लगभग उसमें तो 17-18 स्कूल और हैं। तो ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हिजाब पर चर्चा करते हैं। अरे हम तो कहते हैं इंदर सिंह परमार हिजाब पर बात मत करो, किताब पर बात करो। अगर हिम्मत है जो तुमने किया है उस पर बात करो, किताब पर बात करो, ये गंदी राजनीति मत करो। और क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तूल दे रहे हैं, अरे शर्म करो, कर्नाटक में तुम हो, मध्य प्रदेश में आप हो, अगर दिल्ली में जाओ उधर भी आप हो, अटक से कटक तक आप हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप हो, और आप कहते राज्यपाल हर जगह आपके हैं, और आप कहते साहब कि हम धन गंदगी फैला रहे हैं। अरे वो देख लो जो पीछे जो बालिका के पीछे नारे लगा रहे हैं किस पार्टी के समर्थक हैं, अलग पता चल जाएगा। हमसे मत कहो। तो यही राखी जी आश्चर्य की बात है। फिर मैं उमेश जी का अभिनंदन करूंगा। उमेश जी ने व्यक्तिगत तौर पे उस बालिका का पक्ष रखा, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम है उमेश जी बेचारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं भी उनसे बड़ा स्नेह रखता हूं, लेकिन वो गलत दल में है।
उस दल की बात उनको रखना पड़ेगी, तो इसलिए उस दल की गंदी विचारधारा भी आदरणीय उमेश जी को रखना पड़ी। लेकिन मैं जानता हूं उमेश जी व्यक्तिगत तौर पर सोना आदमी है, सोना, लेकिन गलत दल में है। ठीक है, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? खूब तारीफ आपकी भी हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए धन्यवाद। वो मेरे छोटे भाई हैं और उनका इस तरह का अतिशय स्नेह मुझ पर हमेशा रहता है और मैं उनको बहुत विनयशीलता के साथ स्पष्ट कर देता हूं कि आज मैं भी ठीक हूं और ठीक ठाक राजनीतिक दल में ही हूं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। 2-3 बातें जो मुझे आश्चर्यजनक लगी। एक तो मैं अवनीश जी जो है वो बहुत ही विवेकशील मित्र हैं। मैं उनसे किसी भी डिबेट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्काइप का आईडी बंद रखिए प्लीज। मैं उनसे किसी भी डिबेट में इस तरह के शब्दों की अपेक्षा नहीं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दल ने या इंदर सिंह परमार निकम्मा। वो हिंदी के बहुत निष्णात व्यक्ति हैं और मुझे लग रहा है कि हम दोनों के पास ही भाषाई दारिद्र्य नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि हमको अगर किसी की आलोचना भी करना है तो थोड़ा सा शब्दों के चयन में हम सभी को सावधानी रखना चाहिए, एक बात। अब दूसरी बात, अब मुझे एक आज नई रामचरितमानस उन्होंने समझाइए। मैंने तो तुलसीदास की भी रामचरितमानस को पढ़ा है, वाल्मीकि की भी पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में लगभग 13-14 राम जी के चरित्र को लेकर रामायण लिखी गई है। किसी एक रामायण में भी मुझे कभी ये नहीं मालूम पड़ा कि राम जी रावण की छत पर जाकर रोए थे और विलाप के दौरान उन्होंने मंदोदरी से क्षमा याचना करी थी। हो सकता है कहीं उनके पढ़ने में आया होगा तो वो संदर्भ उनसे मैं व्यक्तिगत मांग लूंगा और समझूंगा कि राम जी ने कब मंदोदरी से माफी मांगी थी, एक बात। अब दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि योगी जी जो है वो भगवा पहनते हैं। योगी जी स्कूल के विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पर विषय स्कूल का चल रहा है। यहाँ विषय चल रहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। कर्नाटक का उन्होंने उल्लेख करा है, तो कर्नाटक में सरकार ने लागू करा था। 1983 के अंदर विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था और वो विधेयक हिजाब के खिलाफ नहीं था। वो विधेयक ये था कि प्रत्येक स्कूल में एक दरवेश होगा, प्रत्येक स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होगी और इस यूनिफॉर्म को तय करने का विशेष अधिकार, इस यूनिफॉर्म को तय करने का अधिकार जो है वो उस स्कूल के प्रबंधन को होगा और जो स्कूल के अंदर पालक शिक्षक संघ जो होता है वो पालक शिक्षक संघ इसको निर्णय करेगा। 1983 की ये जो हाई कोर्ट के अंदर विधेयक पारित हुआ था, इस हाई कोर्ट के विधेयक को वहां पर एक संगठन ने चुनौती दी। हाई कोर्ट के अंदर वो गया, हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई शुरू हुई और हाई कोर्ट के अंदर जब संगठन के वकीलों ने ये प्रश्न करे कि हिजाब पर इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, हिजाब शब्द कहीं नहीं था। कर्नाटक के विधेयक में हिजाब जैसा कोई उल्लेख नहीं था। कर्नाटक सरकार के उस विधेयक में जो विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ था उसमें था कि स्कूलों में यूनिफॉर्म एक समान लागू किया जाना चाहिए। उसको चुनौती कब दी गई? जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हाई कोर्ट में सहयोग से डे टू डे की सुनवाई में वो विषय आया, समाचार पत्रों में छपा और जो सामने वाले पक्ष ने दलीलें पेश करी, उन्होंने कहा कि हिजाब रोकने के लिए ये करा गया और हम हिजाब पहनकर जाएंगे। सीधे सीधे उच्च न्यायालय को चुनौती दी गई, सीधे सीधे विधानसभा के पारित विधेयक को चुनौती दी गई, तब जाकर वहां पर ये विवाद खड़ा हुआ है। और इस तरह के विवाद मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और खास करके स्कूल कैंपस और कॉलेज कैंपसों में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बात के हम पक्षधर है। और राखी जी इसका बात से इतर एक और बात, चलिए ये आज का विषय नहीं है पर मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आखिर नारी स्वतंत्रता के पक्षधर मानने वाले एक पार्टी के लोग जो कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके मुंह में मसूर जम गई क्या? वो इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं कि सारे प्रतिबंध जो है वो आरिफ मसूद के लिए क्यों नहीं है? आरिफ मसूद की बेटी के लिए क्यों है? आरिफ मसूद एक अब्बा के नाते ये अपेक्षा तो करेगा कि मेरी बेटी ढकी छुपी रहेगी, तो आरिफ मसूद अपनी कौम के अंदर ये नियम पुरुषों के लिए क्यों नहीं लागू करा सकते हैं? ठीक है, हम भी कुछ समय की सीमा। उमेश जी बीच में रोक रहे हो, अवनीश जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अवनीश जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा। उमेश जी ठीक है। देखिए राखी जी, आदरणीय उमेश जी ने अपनी पार्टी का जो पार्टी की मानसिकता दर्शा दी। ये डिबेट जो है आरिफ मसूद के ऊपर व्यक्तिगत नहीं है। आरिफ मसूद के ऊपर जिन्होंने कहा मैंने वो क्लियर कर दिया और आरिफ मसूद जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ये डिबेट है हिजाब के ऊपर।
कि जो भाजपा की कर्नाटक में सरकार है उसने जिस तरह से हिजाब को बैन किया है, बात यूनिफॉर्म की नहीं, बात आपकी मानसिकता की है, बात आपके तरीके की। जिस तरह से उस लड़की को, मेरी फिर बात वही है राखी जी, कि जिस तरह से उस अकेली अबला लड़की को 400-500 लड़कों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धमकाया है, उसको डराने का प्रयास किया है, ये राखी जी बहुत निंदनीय, बहुत दुखद है। मैं कह रहा हूं अगर वैसे समय में कोई कमजोर दिल की लड़की होती, उसको हार्ट अटैक आ सकता था, उसका हार्ट फेल हो सकता था, उसके कहीं ना कहीं ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता था। आपने इस तरह का व्यवहार करने की जो चीज है, उससे पता चलता है कि आप कितने निष्ठुर और निकृष्ट लोग हो। आप उमेश जी, मैंने आपको देखिए, ये भाजपा का चार्ज तो कह रहा है। आज उमेश जी पहली बार डिबेट के दौरान कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उमेश जी और अवधेश जी, मैंने तो पहले ही एक बहुत कॉमन सा सवाल लिया था कि इससे कितना प्रभाव पड़ जाएगा, इस तरह की बातें आती क्यों हैं। खैर, समय की सीमा है, मैं आप दोनों को बीच में रोकूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हिजाब पर हंगामा हो रहा है, कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक पहुंचा, बाद में अपने बयान से पलट भी गए हैं, लेकिन जितनी बातें आई हैं, जितनी बातें कही जा रही हैं, वो कितनी सही हैं? क्या वाकई में यदि हिजाब है तो क्या शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, या कोई सालों से इस परंपरा को निभा रहा है तो क्या उसे बैन कर देना चाहिए? भले ही पलटवार आ गया हो, लेकिन ये कितना उचित है? अब ये आग तो लग गई है, अब ये ठंडी कब होगी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और इस टाइम पे आई है जब इलेक्शन है, तो निश्चित तौर पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।